बांग्लादेश में बवाल है। आरक्षण को लेकर भड़की आग में देश झुलस रहा है। जनता पीएम आवास में घुस गई है और पीएम शेख हसीना को भारत में पनाह लेनी पड़ी। वहां नई सरकार बन रही है और इसको लेकर सियासत भारत में हो रही है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस को बांग्लादेश के बवाल ने मौका दे दिया है। कांग्रेस कह रही है कि आज नहीं तो कल ये हाल भारत के भी होंगे। ये बोल है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के, जो अपने विवादित बोलों के लिए जाने ही जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे गाँव में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है देश की जनता से लोग। सज्जन के इस बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक है। भाजपा ने कहा, नाम सज्जन और सोच दुर्जन। ऐसे बोल किसी देशद्रोही के ही हो सकते हैं। बीजेपी सज्जन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करने की अब मांग कर रही है। कैसी सोच है कांग्रेस के नेताओं की, ये सिर्फ नाम के सज्जन हैं और सोच और कर्म के दुर्जन हैं। जो देश के लिए इतना बुरा सोचे वो राष्ट्रद्रोही ही हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा याद रखें, ये भारत की राष्ट्रप्रेमी जनता है जिसने कांग्रेस जैसे राष्ट्रद्रोहियों को सदैव सत्ता से बाहर रखा है पिछले 15 साल में। और स्वयं सज्जन सिंह वर्मा को इसी मानसिकता और विचारधारा के कारण इसी जनता ने हराया है। तो ये जो दंगाई मंसूबे हैं, जो संस्कार हैं कांग्रेस के, वो कभी सफल नहीं होंगे। मैं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करता हूं सरकार से। सज्जन सिंह वर्मा पर मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में गंभीर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका, वहां ऐसे हालात इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवादी दलों का अभाव है। भारत की जनता देशभक्त है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करती है। घटनाक्रम बांग्लादेश का देखे, बगल में हमारे साथ 14 अगस्त में आजाद हुआ पाकिस्तान का देखे, या उसके बगल में हमारे पास लंका की हालत देखे। ये हालत इसलिए हुई कि उनके साथ समाज में इस प्रकार की चेतना जागृत करने के लिए ऐसे राष्ट्रवादी दलों का अभाव हुआ और उनकी दुर्दशा हुई। उधर कांग्रेस सज्जन वर्मा के बयान से किनारा करती नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सज्जन वर्मा के बयान से असहमति जताई। उन्होंने इसे वर्मा का निजी बयान बताने की कोशिश की है। वर्ष लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो वोट से चुना जाता है, जो जीता वो सिकंदर, और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। उनके बयान को लेकर राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है वो लोकतंत्र में भरोसे का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसे का है, और मैं मानता हूँ कि उसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जब भी मुंह खोलेंगे कुछ बुरा ही बोलेंगे। सज्जन वर्मा की गिनती भी ऐसे ही नेताओं में होती है। मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में बांग्लादेश की अराजकता एक तरह से सही ठहराकर उन्होंने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि कांग्रेस उनके बयान को उनका निजी बयान बताकर बचने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन भाजपा ने इसे हाथों हाथ ले लिया है। वो इसे देश को दंगों में झोंकने की कोशिश और कांग्रेस का वास्तविक चरित्र बताने में जुट गई है। अब देखना ये है कि कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सज्जन की अगस्त क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस को कहां से दिख रहे भारत में बांग्लादेश जैसे हालात? क्या कांग्रेस में किसी को कुछ भी बोलने की आजादी? क्या सज्जन सिंह वर्मा के बयान को निजी बयान कहकर बच पाएगी कांग्रेस? क्या मीडिया माइलेज के लिए दिए जा रहे हैं ऐसे विवादित बयान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारत विविधता में एकता का देश है। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करने वाला देश है। भारत संवैधानिक मान्यताओं को वैश्विक पटल पर रेखांकित कराने वाला देश है, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो हालात हैं, निश्चित रूप से वो एक
वहाँ के हाई कोर्ट के निर्णय के बाद वो हालात उपजे, उस हालात को लोकतांत्रिक तरीके से भी चुनौती दी जा सकती थी। और वहाँ हालात, अगर कोई सत्ता में एक लंबे समय से है और ये कहना कि वो खलनायक है, तानाशाह है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो वैसी स्थितियाँ कभी वैश्विक पटल पर सामने नहीं आई। कई ऐसे देश हैं जिनका तानाशाही रवैया रहा है, जिनको तानाशाह ने चलाया है, लीबिया है, इराक है। तो वो वैश्विक पटल पर स्पष्ट रूप से रहे कि एक ही व्यक्ति के चरित्र पर, एक ही व्यक्ति के चित्त पर, एक ही व्यक्ति के इशारे पर सरकारें चल रही हैं, देश चल रहा है। लेकिन हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनका आपस में ताना बाना इतना मजबूत है कि एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के लिए प्रतिरोध भी हैं। तो बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। और हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, 75वां वर्ष इस देश ने पूरा किया है। तो जब हमारे पड़ोसी देशों में कोई भी अराजकता होती है, कोई भी राजनीतिक अराजकता होती है, उसको ये कहना कि ऐसी स्थिति इस देश की भी हो सकती है, इस देश में भी हो सकती है। जो श्रीलंका के हालात बने, पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ कि वहाँ सैन्य तख्ता पलट हुआ, और अब जो बांग्लादेश में हुआ है, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। और यह बयान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिया है। निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कि उन्होंने कहा कि हमारा भरोसा संविधान में है, बाबा साहब की भावनाओं में है, और जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आया वो हमें स्वीकार है। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस का रुख यही है, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यक्ति विशेष का है। लेकिन चूंकि बयान सज्जन वर्मा का है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आड़े हाथों लिया और इसे कांग्रेस का चित्त, चरित्र और असली चेहरा बता दिया, और राजद्रोह की मांग की कि उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। सचिन वर्मा साहब, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ है। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो संतोष जी, देखिए, हमने इस देश में आंदोलन देखे, सुने, पढ़े, जेपी आंदोलन, लोहिया जी का आंदोलन, लोकतांत्रिक कदमों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की मिसाल, और उनसे सरकारें भी बदली। हमारे देश में अगर कोई तानाशाही रवैया किसी ने दिखाया तो जनता ने उसका संवैधानिक तरीके से जवाब दिया। ये भारत की असली जो है मानसिकता है, ये भारत का असल मानस है। अब जो बांग्लादेश में हुआ उस पर कि देखो, श्रीलंका के पीएम हाउस में, राष्ट्रपति भवन में जनता घुस गई, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में, प्रधानमंत्री भवन में जनता घुसकर लूटपाट कर रही है। तो ऐसा मध्य प्रदेश के सीएम कैलाश विजयवर्गीय जी, देश के पीएम, इन सबको संबोधित करते हुए जो सज्जन वर्मा जी ने कहा, कुछ भी, कोई और परिप्रेक्ष्य भी हो सकता है, लेकिन जो कहा उससे कांग्रेस सहमत नहीं है। आप क्या कहें? देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो अपनी बात कही है, उसमें कांग्रेस की भावना सामने आ गई है। व्यक्तिगत बयानों को बहुत अधिक तूल इसलिए नहीं दिया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी में भी व्यक्तिगत बयान ऐसे इस तरह के आते रहे, कई प्रकार के बयान आए हैं। और मैं अभी आपकी रिपोर्ट में देख रहा था कि आशीष अग्रवाल जी ने बयान दिया कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रद्रोही पार्टी को, तो सबसे पहले तो जो कानूनी कार्रवाई का विषय बनता है वो बनता है भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रमुख है आशीष अग्रवाल जी, उन पर बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत बात नहीं की है, उन्होंने पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और राष्ट्रद्रोही पार्टी बता दिया है कांग्रेस पार्टी को। मैं समझता हूं कि सभी को इससे बचना चाहिए। और शायद मेरी आवाज आ रही थी अभी? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आपके पास आवाज आ रही, आवाज बराबर आ रही।
जी मैं ये कह रहा था कि जो आशीष अग्रवाल जी ने बयान दिया है उससे किसी भी प्रकार से सहमत नहीं दिया हुआ जा सकता कि उन्होंने एक सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान को लेकर अगर पूरी पार्टी को राष्ट्रद्रोही बता दिया तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी से गंभीरता से लेगी और कानूनी कार्रवाई आशीष अग्रवाल जी पर होना चाहिए। आप उनके बयान को ध्यान से सुनना। दूसरा मैं ये कह रहा था अगर इतनी व्यक्तिगत बयानों को लेकर पूरी पार्टी की निष्ठा और पूरी पार्टी की जो प्रतिबद्धता है संविधान के प्रति, देश के प्रति, उसको अगर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग हैं जो या जिस प्रकार से अन्य भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के नेता बयान देते रहे उन सभी को कटघरे में खड़ा करना होगा। तो फिर तो गुरु गोलवलकर से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक की बातें आएंगी। उन्होंने अमर शहीद हेमंत करकरे के लिए क्या बोला, श्राप देती हूं मैं उनको, और शहीद नहीं माना, और तरह की बातें उन अमर शहीद के लिए कही। तो इस प्रकार की कई बातें हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत बयान पार्टी की जो राय है वो नहीं हो सकते। पार्टी की राय वही होगी जो पार्टी का जो प्रमुख नेतृत्व वो कहेगा, पार्टी का प्रवक्ता कहेगा, वो पार्टी की राय मानी जाएगी। और आशीष अग्रवाल जी को मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोही पार्टी बता देना कांग्रेस को एक गंभीर वक्तव्य और हम इसे गंभीरता से लेंगे। जी, तो सचिन वर्मा जी, किसी एक व्यक्ति के कारण पूरी संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा देना और उस व्यक्ति के बयान को किसी भी तरह से पार्टी ने एंडोर्स नहीं किया, ना अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ना उसकी पुष्टि की। कई बार ऐसा हुआ है, दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है तो पार्टी ने कहा ये उनका निजी बयान हो सकता है, सबकी अपनी एक निजी सोच हो सकती है। तो सज्जन सिंह वर्मा के बयान को कांग्रेस का बयान बताकर और कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही घोषित करना या उनकी ये मानसिकता कांग्रेस की ऐसा चरित्र चित्रण करना कहां तक ठीक है? देखिए नवीन जी, पहले तो हमें इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना पड़ेगा कि मुद्दा कितना संवेदनशील है। जी। आज वैश्विक स्थिति इस तरह की है कि जो क्षेत्र में अस्थिरता का वातावरण इस घटनाक्रम के कारण पैदा हो चुका है और घटनाक्रम काफी तेजी से बदलता जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये हो गया है कि अंतरिम सरकार का गठन जो है बांग्लादेश में उसकी कार्रवाई हो रही है। फिर जो है अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वहाँ पर उनके घरों में जो है आगजनी की घटनाओं की भी खबरें आ रही हैं और लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो सज्जन सिंह वर्मा जी का जो बयान है वो बहुत दुखद है और उसकी जो है इसलिए निंदा करने योग्य है, क्योंकि जिस तरह से जो अस्थिरता का वातावरण वैश्विक परिदृश्य में जो बन रहा है उसको देखते हुए एक सीनियर लीडर को इस तरह की जो है गंभीरता रखनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं रखी। वो इसके आगे भी ये जानते हैं कि वहां पर हिंदुओं के घरों में भी जो है आगजनी और लूटपाट की घटना भी हुई है। तो इस तरह से जो है उन्होंने आधी बात बोल दी कि प्रधानमंत्री के घर में लोग घुस जाएंगे, मगर उन्होंने आगे के बारे में सोचा नहीं कि इसका क्या जो है मनोस्थिति पर लोगों की असर पड़ने की संभावना है। वैसे तो भारत का जो लोकतंत्र है वो काफी परिपक्व है कि हमने वो दिन भी देखे हैं जब आपातकाल के बाद में लोगों ने लोकतंत्र को किस तरह से फिर से चुना। तो जब चॉइसेस थी हमारे देश में तो हमने हमेशा लोकतंत्र को ही और संवैधानिक मूल्यों को ही आगे बढ़ाया है और जनता बड़ी मैच्योर है इस देश की। और वो इस तरह की गलत बयानबाजी जो की गई है कांग्रेस की तरफ से, उससे मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी तरह से प्रभावित होगी। जी, लेकिन संतोष जी कह रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति के बयान को पार्टी का चरित्र चित्रण कर देना, हम तो खुद इसको गंभीरता से लेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे इस पर। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी इसके लिए सही में गंभीर है तो उन्हें कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा जी को नोटिस जारी करके और उनसे इसका स्पष्टीकरण जरूर लेना चाहिए था, मगर इस तरह की कोई कार्रवाई और गंभीरता जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाई है अभी तक। तो मैं जो है अगर कांग्रेस के प्रवक्ता या पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर हैं तो वो सज्जन सिंह वर्मा जी को नोटिस इशू करके और उनका जो है स्पष्टीकरण जरूर मांगने का काम करेंगे। और क्योंकि ये जो वैश्विक स्थिति पर एक पूरे राष्ट्र की जहां बात हो रही है और राष्ट्र का जहां कोई स्टैंड है कि हमारी जो विदेश नीति है वो और विदेश मंत्रालय जिस तरह से इस घटनाक्रम को गंभीरता से उस एक एक नजर बना के रखे हुए है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को भी एक मैसेज देने का एक समय है कि राष्ट्र हमारा एक है और हम लोग जो है इस मुद्दे पर जो है एक राष्ट्र के रूप में जो है निर्णय लेंगे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसके बारे में एक प्रेसिडेंट सेट करने का मौका ये कांग्रेस के पास में है कि वो एक जो है
इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर एक जो है एक प्रेसिडेंट सेट करें। जी सुरेश शर्मा जी, देखिए ये जिस प्रकार की परिस्थितियां बांग्लादेश में हैं, वो परिस्थितियां एक शेख हसीना से नाराजगी हो सकती थी, हो सकता है वहाँ इसी प्रकार का चित्त और चरित्र हो कि राजनीतिक दलों का निर्वाचन ऐसे ही होता हो। यहाँ तक ठीक है कि कोई जबरन कब्जा किए हुए है, लेकिन वो जनता, वो अल्पसंख्यक वर्ग जो वहाँ रह रहा है, जो बांग्लादेश को अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि मानता है, लेकिन जैसे ही सत्ता का निर्वासन हुआ, आप ये देखिए कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर जुल्म किस कदर ढाए जा रहे हैं। इसमें कोई मानवाधिकार संगठन बात नहीं कर रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बात नहीं कर रहा है, कोई उसमें इंटरवीन करने की बात ही नहीं कर रहा है। वहाँ अंतरिम सरकार का गठन होगा, वो सब ठीक है, वो जो होगा नहीं होगा वो भी ठीक है, वो बांग्लादेश की अपनी आंतरिक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन इस देश ने जो एक कानून लाया था सीएए के, जो आसपास के राष्ट्र हैं जहाँ जो हिंदू आबादी है, वो आज़ादी के बाद लगातार अन्य सभी आस पड़ोसी देशों में, खासकर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जो देश हैं, उनमें आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घटी है, वहाँ से पलायन कर गए हैं। क्या हुआ है उसके आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि कम हुई है, 10-15-12% तक कम हुई। इस विषय में कोई नहीं बोल रहा है, और उस घटनाक्रम को जस्टिफाई इस तरह से किया जा रहा है कि राजनीतिक आक्रोश है। राजनीतिक आक्रोश में ठीक है, पीएम का निर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो गया, लेकिन राजनीतिक आक्रोश में जो लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर तोड़फाड़ की जा रही है और तमाम नृशंस हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं कि देखिए अगर आक्रोश हुआ तो ये परिणाम हो सकते हैं। अब इस पर क्या कहा जाए, मुझे तो इसके आगे समझ ही नहीं आता कि इस पर बोलें क्या। देखिए नवीन जी की जो सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और इसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो तो गांधी परिवार के बहुत करीब हैं, उनका भी यही बयान आया है और यही बयान सज्जन सिंह वर्मा का है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की मानसिकता में ये बयान है, इसलिए इसका जीतू पटवारी के खंडन करने से काम नहीं होगा। इसका खंडन के जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं को करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि चूंकि चिंताजनक ये है कि जब राहुल गांधी जी सर्वदलीय बैठक में जाते हैं तो उनकी शैली जो है वो अलग है, वो देश की सरकार के साथ तालमेल करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ही अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों के बारे, यानी हिंदू समाज और ईसाई समाज के लोग जो हैं वहाँ, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है। तो ये एक अच्छा संदेश था जो राहुल गांधी जी ने दिया था। तो ऐसी स्थिति के बाद यदि कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप, जिसमें सलमान खुर्शीद शामिल हों और मध्य प्रदेश की दृष्टि से सज्जन सिंह वर्मा शामिल हो, और वो ये कहे कि भारत के प्रधानमंत्री के निवास में पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसको राजनीतिक रूप से जिनको जो कहना है वो कहें। अगली बात यह है कि भारत की जो मनोवृत्ति है वो इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि आपातकाल में जेपी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन में भयंकर वाली भीड़ थी, उसके बावजूद भी लोग नहीं घुसे, तो इसका मतलब जनता की मनोवृत्ति नहीं है। अन्ना आंदोलन के संबंध में भ्रष्टाचार, जब बहुत आखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी तो अन्ना के आंदोलन में पूरे देश भर में लोग निकले थे, दिल्ली के में बड़ा एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कोई भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ नहीं गया और ना ही किसी ने इस प्रकार के नेताओं के घर जलाने की कोशिश की। मुझे लगता है ये भी एक ऐसा संदेश है जो देश की जनता के बारे में स्पष्ट करता है, तो इसलिए ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये इस्लामिक मानसिकता ही है कि आप सत्ता में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को हटाने के बाद आप उसे जेल में डालेंगे या उसे देश छोड़ने के लिए विवश करेंगे, निर्वासित करेंगे, तो हम भुट्टो से लगा करके और शेख हसीना तक देख सकते हैं। और यदि पाकिस्तान में हम देखने की कोशिश करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय यदि नेता कोई था तो वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान साहब, उनको जो है उसी समय जेल में डाल दिया गया था, जबकि निर्दलियों की संख्या काफी बड़ी मात्रा
में उनकी पार्टी के लोग जीते थे। खैर ये दोनों देशों का मामला, लेकिन ये इस्लामिक मनोवृत्ति ही है जो अपने पिता का सर काट के भेज देते हैं, भाई का सर काट के भेज देते थे और पहले सब दिखाते थे कि मार के ही सत्ता में आए हैं। ये इतिहास भरा पड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो इतिहास से पढ़ा है इसलिए कह रहा हूं। इसलिए ये एक मनोवृत्ति है। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश में यदि मान लो सत्ता परिवर्तन करना था, कुछ कारण भी हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है या अन्य कोई कारण, राजनीतिक कारण है, तो इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के रूप में रखना चाहिए था। सामाजिक टकराव की स्थिति में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। इससे ये संदेश जाता है कि चाहे भारत में मंदिरों को तोड़ने का विषय हो या बांग्लादेश में आज मंदिरों का तोड़ने का विषय हो, प्राचीन काल से लगाकर आज तक इस्लामिक समाज की मनोवृत्ति इसी प्रकार की है। वे तत्काल इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, ये किसी भी जो शक्तिशाली राष्ट्र के लिए अच्छे संदेश नहीं है। मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत घनघोर पॉलिटिकल बात है, जिनको जितनी आलोचना करना है मेरी भी करें या किसी और की भी करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश के लिए पहले दिन से ही स्पष्ट हो गया। हम कह रहे हैं या तो राहुल गांधी जी को 235 सीटें देने की बजाय 295 देना चाहिए थी और जो है इंडिया गठबंधन जो है अपनी सरकार बनाता, या नरेंद्र मोदी जी को 272 सीटें देना चाहिए थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण, भ्रमपूर्ण जो बातें की गई हैं, जैसे आज सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं, ऐसे ही संविधान को लेकर के, ऐसे ही आरक्षण को लेकर के जो चुनाव में भ्रमपूर्ण बातें की गई थी, उसका परिणाम हुआ। मैं नवीन जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिस दिन 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे, उसी दिन आतंकवादियों ने हमारे जवानों को शहीद किया। उसके तत्काल बाद दूसरा जो घटनाक्रम हुआ, नेपाल में जो प्रचंड दहल की सरकार थी, वो भारत के समर्थन में काम कर रही थी, इसलिए चीन ने उसे टिकने नहीं दिया। 2 मिनट, एक मिनट का समय, आधा मिनट का समय चाहिए। चीन ने जो है उसे टिकने नहीं दिया और चीन समर्थक व्यक्ति का जो है वहां पर मनोनयन हुआ या चुनाव हुआ या जो है वो प्रधानमंत्री बने, केपी ओली। इसी प्रकार से अब ये स्थिति बनी है। चीन के कर्जे के कारण श्रीलंका 303 सांसद मोदी जी के पास थे, तो उन्होंने श्रीलंका के हस्तक्षेप करके ये स्थिति की है। आज आप देख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री ध्वज के आधार पर, भारतीय तिरंगे के आधार पर यदि यूक्रेन और वहां से लोग निकाल सकता है, आप यहाँ देख लीजिए आज क्या स्थितियां बन रही हैं। ये जो है लोकतंत्र का एक तरीका था, जनता ने जो चुना सबको मान्य होना चाहिए, मुझे भी मान्य है, लेकिन गलत निर्णय जो है वो हमेशा देश के लिए नुकसानदायक होता है। या तो राहुल गांधी जी को पूरा समर्थन देना चाहिए था, आधा अधूरा क्यों दिया, या मोदी जी को पूरा समर्थन देना चाहिए था। ये देश की जनता की बहुत बड़ी भूल है, हम 5 उदाहरणों से प्रमाणित कर चुके हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है, और आज जो है यदि कोई ये कल्पना करता है, प्रतिक्रिया लेता हूं जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। सेकंड राउंड के लिए समय कम बचा है, फिर आ रहा हूं सेकंड राउंड। संतोष सिंह जी, तो ये एक बयान सज्जन सिंह वर्मा का, एक बयान सलमान खुर्शीद साहब का, ये कहीं ना कहीं राहुल जी की जो कार्यशैली है उसको ही पलीता लगाते नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, जैसे जीतू पटवारी जी की तरफ से आ गया, ऐसे ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनका अपना रुख क्या है, तो जनता तक एक ठीक मैसेज जाएगा और इस पर और कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहें नवीन जी? मैंने बड़े धैर्य पूर्वक दोनों ही लोगों को सुना है और मैं चाहता हूं कि मेरी बात भी पूरी आ जाए और बीच में कोई बिल्कुल बोलिए नहीं होगा। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता मौजूद हो तो राजनीतिक विश्लेषक को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका में नहीं आना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सुरेश शर्मा जी की वैचारिक प्रतिबद्धताएं क्या थी, क्या हैं, वो ठीक है, जो भी रही उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं किसके साथ है, किस विचारधारा के साथ, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जब उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद के बयान सुन लिए तो उन्हें आशीष अग्रवाल का भी बयान सुन लेना चाहिए था, जो आप ही की रिपोर्ट में सामने आया था। उन्होंने पूरे कांग्रेस को ही राष्ट्रद्रोही पार्टी बता दिया। उस कांग्रेस को जिसने इस देश को आजादी दिलाई, उस संगठन को, वो दल का विचारधारा का व्यक्ति राष्ट्रद्रोही बता रहा है, जिसकी विचारधारा का आजादी के आंदोलन में योगदान ही नहीं था। लेकिन सुरेश शर्मा जी ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसको नहीं सुना। तो मैं उनकी बातों को विशेष गंभीरता से इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मदद कर रहे थे, न कि निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक बनकर आए थे। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, इसका मतलब हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनके ऊपर तमाम तरीके के अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बहुत अधिक अगर घड़ियाली आंसू बहाएगी, उन्हें शोभा नहीं देता। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा गया लज्जा नाम का,
जिसे लिखा था तस्लीमा नसरीन ने, और वो लिखा था उस समय उस उपन्यास में, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ लें, कि जब भारत में किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियां या उग्रवादी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, ये उस समय की बात थी जब 1989 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया था, उसके ऊपर तस्लीमा ने टिप्पणी की थी कि जब ऐसे आंदोलन भारत में होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता ये भूल जाते हैं कि इन आंदोलनों का बगल के बांग्लादेश में और बगल के पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर क्या पड़ेगा। उस समय जो अत्याचार हुए, वो नृशंस अत्याचार, जिसका जिक्र तस्लीमा नसरीन ने लज्जा में किया है, अगर उनको ये पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि उनको कितनी चिंता है अल्पसंख्यकों की, खास करके हिंदुओं की पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। यदि आप बहुत बड़े अपने आप को देशभक्त समझते हैं, हिंदू समर्थक समझते हैं, तो आपको उनको भी हमेशा संज्ञान में लेना होगा जो बगल में हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हो चाहे वो बांग्लादेश में रहते हो। तो इस पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए, और हम दृढ़ता से इस बात को कहते हैं कि हम संविधान के पालक हैं, रक्षक हैं, और जहां तक व्यक्तिगत बयानों की बात है, पूरी पार्टी उससे सहमत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर कोई बयान देता है, वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं होता है। लेकिन जब आशीष अग्रवाल कोई बयान देते हैं तो वो एक पार्टी के मीडिया प्रमुख है, वो पार्टी की आवाज है, और उनकी पार्टी का बयान ऑफिशियल बयान माना जाएगा, जिसने देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी को राष्ट्रद्रोही पार्टी करार दिया है। मैं समझता हूं उन पर कार्रवाई बेहद आवश्यक है, और राजनीतिक विश्लेषक को चाहिए कि निष्पक्षता से अपनी बात रखें, न कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाए डिबेट। जी सचिन जी बोलिए। देखिए, अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो विषय को ही उन्होंने विषयांतर कर दिया। पहले उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक को टारगेट कर लिया, उसके बाद देखिए संतोष जी, हमने आपको बहुत आराम से सुन लिया है, शांति से सुना, सुनने का साहस रखिए थोड़ा हमें भी। तो अब कांग्रेस जो है, पहली बात तो यह है कि कोई कार्रवाई जो है अभी तक सज्जन सिंह वर्मा जी के खिलाफ में कहीं कोई प्रस्तावित नहीं की है कि उनसे नोटिस भी देके उनसे कोई स्पष्टीकरण ले लें। आज जो है कोई कांग्रेस का जो है एक लीडिंग लीडर जो है वो उसका खंडन नहीं करता है। सलमान खुर्शीद जी का बयान जो है वो एज इट इज रहता है, और वो जब पाकिस्तान में जाकर और राहुल गांधी को जिताने की बात करते हैं उसका भी कोई खंडन नहीं होता है। सैम पत्रोदा जो हैं वो पहले बयानबाजी करते हैं, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, बाद में उनको जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं वैसे ही सेम पोस्ट पे उनको फिर से स्थापित कर दिया जाता है। तो कांग्रेस जो है, जो अपनी दो मुही जो जिस तरह की जो एक राजनीति कर रही है, और जो है ये कांग्रेस और भाजपा का फर्क यही है कि जो कांग्रेस में जो है पार्टी के हितों को जो है राष्ट्र हित के हमेशा ऊपर रख दिया जाता है, और भाजपा में राष्ट्र हित को पहले ऊपर रखा जाता है, पार्टी के बारे में बाद में हम सोचते हैं। तो इस तरह से जो ये अंतर जो है ये इस देश की जनता समझती है, और इस देश की जनता ने इसीलिए भाजपा को जो है सत्ता में फिर से बिठाया है। अंतिम सर, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया सुरेश जी। सबसे पहले तो मैं गौतम जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे बारे में टिप्पणी करी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हेमंत करकरे जी के इतिहास को यदि वो पढ़ लेते कि वो शिवराज पाटिल जी के कक्ष में दिग्विजय सिंह जी के साथ बैठ करके जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के एक प्रकार के कर्णधार हैं, वो किताब पढ़िए, आप पहले समझ में आ जाएगा कि कौन क्या था। ठीक है, शहीद हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला था उसकी एक बड़ी किताब आ रही है RVS मणि साहब की, पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा आपको दुनिया का। और जहां तक कांग्रेस आजादी का आंदोलन वाली कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस देश में सबसे पहली शुरुआत जो की थी वो थी एक अंग्रेज के अधिकारी के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी थी, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे। यदि वो देशभक्ति और ये सारी बातें जो आज हम पर उड़ाई जा रही हैं, यदि ये करते तो क्रांतिकारियों के साथ मिलने का काम करते। यदि इरविन साहब के समझौते के साथ, गांधी इरविन समझौते का यदि हम उल्लेख करें तो 5 मार्च 1931 का गौतम जी समझौता पढ़ लीजिए, जिसके अंदर क्रांतिकारियों को हिंसक बताया गया और गांधी जी ने अहिंसा का जो है उपज पैदा की। इन सब बातों में मत जाइए, आप पहले इतिहास को पढ़ने की कोशिश कीजिए। भाजपा के बारे में आपने बहुत लंबा बोल दिया था, इसलिए मेरे को लगा कि इस बारे में आप संतुष्ट होंगे कहने के बाद। तो यदि कोई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अगली बात मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो ये मंसूबे और ख्वाब पाले बैठे हैं कि देश में अराजकता फैल सकती है भारत में, वो जो है दिवा स्वप्न देख रहे हैं। तो ये देश की जनता बड़ी परिपक्व है और इसको समझ लेना चाहिए कि 3 बार में कांग्रेस को सोच नहीं पहुंचाया है, 3 चुनाव में। और फिर ये यदि अहंकार की बातें करते हैं और किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं कौन किस विचारधारा का है, ये मुझे लगता है ये एक नासमझीपूर्ण बातें हैं और जिसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। समय सीमा समझती है कि कौन आदमी कितना बौखलाहट में समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
तो निश्चित रूप से जब बात देश की हो तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमारा देश संवैधानिक परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाला देश है। पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की साख दिन ब दिन बढ़ रही है और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के रूप में अटल जी की भूमिका सर्वविदित है। आज देश को विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की एक सकारात्मक भूमिका का इंतजार है और इंतजार है देश की सरकार का कि वो बांग्लादेश वाले मामले में अपना क्या रुख करती है। इंडिया एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।